हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद लोकेश में। गाइस, मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर से एमपी ग्रेड 1 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए प्री का पूरा कंप्लीट सिलेबस और मेंस का भी पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। इसमें मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगा। और ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन द समरी एंड देन मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ भी जो है 100 एमसीक्यूज़ ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आऊँगा। तो आज हमने लिया हुआ है द सॉलिटरी रीपर। इस पोइम की समरी को आज हम समझने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, द सॉलिटरी रीपर, इस पोइम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। तो इसके समरी को समझते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, द सॉलिटरी रीपर इज़ डीपली इमोशनल एंड म्यूजिकल पोइम। ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोइम जो द सॉलिटरी रीपर है, वो काफ़ी इमोशनल और म्यूजिकल पोइम है that describes a simple yet unforgettable experience the poet had while walking through the Scottish Highlands. ये पोएम क्या डिस्क्राइब करती है? एक सिंपल येट अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव जो कभी भुलाया ना जा सकता हो। ऐसे एक्सपीरियंस को जो है डिस्क्राइब करती है, क्योंकि पोइट जो है स्कॉटलैंड के हाईलैंड से जब वो गुज़र रहा होता है, एज ही वॉक्स थ्रू अ वैली, एक वैली से गुज़रते हुए जब पोइट जा रहे थे, तो उस वक्त ही हेयर्स अ यंग पीजन गर्ल सिंगिंग अलोन वाइल रीपिंग क्रॉप्स इन अ फील्ड। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो गाना गा रही होती है और अकेली होती है, और रीपिंग क्रॉप्स यानी कि फसल काट रही होती है इन द फील्ड, खेत में जो है फसल काट रही होती है। शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज सॉलिटरी, और इसे ही सॉलिटरी के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि सॉलिटरी का मतलब होता है अलोन, अकेला। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है? अलोन या अकेला। एक अकेली लड़की जो कि गीत गा रही है, गाना गा रही है और फसल काट रही है। बिकॉज शी इज़ एंटायरली अलोन विदाउट एनी कंपेनियन और हेल्पर्स। उसके साथ कोई भी नहीं है, कोई साथी नहीं है, कोई उसके साथ मदद करने वाला, साथ में काटने वाला नहीं है। What strikes the poet is not just the act of harvesting. So, what strikes means उसे क्या प्रभावित करता है, कवि को क्या प्रभावित करता है? The poet is not the act of harvesting. जिस तरीके से वो फसल को काट रही है, न सिर्फ वही बल्कि कोई दूसरी चीज़ जो है उसे कवि को स्ट्राइक करती है, प्रभावित करती है। स्ट्राइक मतलब होता है प्रभावित करना। तो कौन सी वो चीज़ है जो कवि को प्रभावित करती है? द स्वीटनेस, डेप्थ एंड सोरो ऑफ हर सॉन्ग। जिस तरह से वो गीत को गाती है, तो उस गीत में स्वीटनेस, उस गीत में जो स्वीटनेस दिखता है और जो गहराई उस गीत में होती है, और कहीं ना कहीं सॉरो यानी कि दर्द भी उस गीत में नज़र आता है। ऑल्दो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, शी इज़ सिंगिंग इन पॉसिबली स्कॉटिश गैलिक। कवि उसके गीत को समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि वो कुछ ऐसे भाषा में गा रही है, स्कॉटिश गैलिक में गा रही है, मतलब दूसरी भाषा में गा रही है जो कभी उस भाषा को नहीं समझ पाते। ही इज़ कम्प्लीटली एनचैंटेड बाय द ट्यून एंड टोन। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, हमारे जो कवि हैं वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए हैं उस गीत को सुनकर। उसके ट्यून और टोन को वह समझ पा रहे हैं, लेकिन उस गीत के लिरिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो गा क्या रही है। द म्यूज़िक इज़ सो मैस्मराइजिंग, क्योंकि म्यूज़िक बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला है, ऐसा जो मन को प्रसन्न कर दे, ऐसा
गीत वो गा रही है, दैट इट सीम्स ऑफ फिल द होल वैली, ऐसा लगता है मानो वो जो घाटी है वो पूरी तरह से उस गीत के मंत्र मुग्ध, मतलब पूरी घाटी भरी हुई है उस गीत के इस पूरे वैली को मेस्मराइज कर दिया है। ओवरफ्लोइंग इनटू द एयर अराउंड हिम, ऐसा लग रहा है मानो कि वो पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब वो जो मेस्मराइजिंग सॉन्ग है वो उसकी गूंज जो है पूरी वैली पर उठी हुई है। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हर वॉइस टू दैट ऑफ अ नाइटिंगेल, वर्ड्सवर्थ जो है उसकी आवाज़ को कंपेयर करते हैं किससे, नाइटिंगेल से। नाइटिंगेल एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, जिसे हम बुलबुल कहते हैं, उसकी आवाज़ से जो है उस लड़की की आवाज़ को कंपेयर किया जाता है नाइटिंगेल की आवाज़ से। नाइटिंगेल इज़ अ वर्ड नोन फॉर इट्स मेलोडियस एंड रोमांटिक सॉन्ग, बुलबुल किस लिए जानी जाती है, अपनी मधुर आवाज़ के लिए, रोमांटिक सॉन्ग वो भी गाना गाती है। सेइंग दैट इवन अ नाइटिंगेल सिंगिंग टू टायर्ड ट्रैवलर्स इन अ अरेबियन डेजर्ट वुड नॉट बी एज डिलाइटफुल। कवि यहाँ पर कहते हैं कि नाइटिंगेल की जो आवाज़ है या जो गीत है या जो सिंगिंग है वो भी ट्रैवलर्स को कहीं ना कहीं टायर्ड कर देती है, लेकिन उतनी ज़्यादा डिलाइटफुल नहीं होती है, वुड नॉट बी एज डिलाइटफुल, यानी जितनी कि उस लड़की की आवाज़ या उसका गीत जितना डिलाइटफुल है उतना नाइटिंगेल की आवाज़ या उसकी सिंगिंग उतनी डिलाइटफुल नहीं है, ऐसा कवि कहते हैं। ही ऑल्सो कंपेयर्स हर सॉन्ग टू द कुकू बर्ड, और वो एक पक्षी से उसकी आवाज़ को और कंपेयर करते हैं कुकू बर्ड से, कोयल की आवाज़ से, हुज स्प्रिंग सॉन्ग इकोज थ्रू द हैब्रिजेस, क्योंकि कुकू की जो आवाज़ होती है, कोयल की आवाज़, वो भी बहुत प्यारी होती है, स्प्रिंग में अक्सर हमें सुनने को मिलती है, उसकी आवाज़ गूंजती है। तो राइट, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है हैब्रिड्स, ये वर्ड जो है जिसका मतलब होता है एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहा गया है। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहा गया है, मतलब उस आइलैंड पे जो है कुकू बर्ड्स की आवाज़ गूंजती है ना, बट स्टिल फाइंड्स हर वॉइस मोर टचिंग एंड पर्सनल। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो नाइटिंगेल है या कुकू बर्ड है, इनकी आवाज़ से ज़्यादा मोर टचिंग जो है और पर्सनल जो है वो उस लड़की की आवाज़ है, ऐसा कभी कहते हैं। सिंस द पोइट कैन नॉट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द लिरिक्स, चूँकि यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया कि कवि जो है उसकी लिरिक्स नहीं समझ पाता है, उसे वो क्या गा रही है एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाता है उस गीत का, लेकिन ही इमेजिन्स व्हाट इट कुड बी अबाउट, लेकिन हाँ वो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वो गीत किस के बारे में हो सकता है। परहैप्स इट स्पीक्स ऑफ एंशिएंट बैटल्स, हो सकता है कि वो जो गीत है किसके बारे में बता रहा हो, एंशिएंट बैटल्स के बारे में बता रहा हो, या पर्सनल सॉरो हो सकता है, कोई दुख जो उसे परेशान कर रहा हो पर्सनल, या फिर कोई लॉस और पेनफुल मेमोरीज जो उसकी हो सकती है जिस वजह से वो गीत गा रही है, कुछ ऐसा इमेजिन कर रहे हैं हमारे कवि। और मे बी इट इज़ अबाउट अ मोर ऑर्डिनरी सैडनेस, और हो सकता है कि कोई सैडनेस जो उसे परेशान कर रही है इसलिए वो ये गीत गा रही है। दैट इज़ स्टिल डीपली इमोशनल, लेकिन वो जो गीत है वो काफ़ी इमोशनल सा लगता है, ऐसे हमारे कवि कहते हैं। वॉट मैटर्स मोस्ट इज़ नॉट द स्पेसिफिक वर्ड्स, कवि कहते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो मैटर नहीं करते हैं, शब्द मैटर नहीं करते हैं, मैटर क्या करता है, इमोशंस द सॉन्ग कन्वेज, जो गीत के माध्यम से जो इमोशन जो है कन्वे किया जा रहा है वो मैटर करता है, ना कि उसके लिरिक मैटर करता है, ना कि उसके गीत के बोल मैटर करते हैं, ऐसे कवि कहते हैं। द पोइट डज नॉट इंटरप्ट हर, पोइट जो है उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इंटरप्ट नहीं करते हैं। ही स्टैंड्स साइलेंटली, लिसन डीपली एंड देन मूव्स ऑन। जब वो लड़की गा रही होती है तो कभी वहाँ पर खड़े होकर चुपचाप शांति से
बहुत ही ध्यानपूर्वक उस गीत को सुन रहे होते हैं और सुनने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। बट द म्यूजिक स्टेज विद हिम। कवि उस जगह से चले तो जाते हैं, उस वैली से गुजर कर, उस लड़की के गीत को सुनकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो म्यूजिक वो जो सुने हुए हैं वो उनके साथ होता है। लॉन्ग आफ्टर द साउंड इज गॉन द मेमोरी ऑफ इट रिमेन्स इन हिज हार्ट। जो गीत है वो भी कहीं ना कहीं जा चुका है, लेकिन जो मेमोरी उस टाइम पर उनके दिमाग पर जो थी, उनके हार्ट पर आज भी, कवि के हार्ट पर आज भी वो मेमोरी उन रिमेन्स है, मतलब आज भी वो उन्हें याद आता है। सो स्ट्रॉन्ग दैट इट फील्स लाइक द सॉन्ग इज स्टिल अलाइव इनसाइड हिम। ऐसा लगता है जैसे मानो वो गीत आज भी उनके जहन में, उनके हृदय में अलाइव है, जीवित है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द पोइम द सॉलिटरी रीपर बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ। और इसके कुछ की टेक अवेज जो कि इम्पॉर्टेंट्स हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। द पोइम सेलिब्रेट्स द ब्यूटी इन ऑर्डिनरी रूरल लाइफ। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पोइम है वो क्या सेलिब्रेट करती है, ब्यूटी सेलिब्रेट करती है। कहाँ की ब्यूटी, रूरल लाइफ की, क्योंकि गर्ल जो होती है वो एक विलेजर्स होती है, गांव की लड़की होती है, देहात की लड़की होती है, तो उसकी ब्यूटी को जो है सेलिब्रेट किया गया है इसकी पोइम में। इट एम्फेसाइजेस द इमोशनल पावर ऑफ म्यूजिक, और साथ ही म्यूज़िक की पावर को, इमोशनल पावर को इसमें जोर दिया गया है कविता में। इवन व्हेन इट्स लैंग्वेज इज अननोन, यहाँ लैंग्वेज ना पता होने के बावजूद भी उस पर जोर दिया गया कि उस इमोशनल पावर ऑफ म्यूज़िक पर जोर दिया गया है। नेचर, सॉलिट्यूड एंड इमोशनल रिफ्लेक्शन आर की रोमांटिक थीम्स प्रेजेंट। और इस पोइम में जो थीम प्रेजेंट है वो क्या है, इसमें नेचर के बारे में बताया गया है, सॉलिट्यूड यानी कि सॉलिट्यूड अलोन, अकेलापन के बारे में, एकांत के बारे में बताया गया है, और इमोशनल रिफ्लेक्शन बताया गया है कि कितनी इमोशनली वो सॉन्ग्स को गाती है ना। तो इसकी थीम ये हो जाएगी पोएम की। द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द रीपर्स सॉन्ग शोज हाउ स्मॉल मोमेंट्स कैन बिकम अनफॉरगेटेबल। और जो मेन इम्पैक्ट होता है रीपर्स सॉन्ग का, वो ये दिखाता है कि शो हाउ स्मॉल मोमेंट्स, कि किस तरह से छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं वो भी अनफॉरगेटेबल हो सकते हैं, जिस मोमेंट को कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसे छोटे मोमेंट्स जो हमें कभी भुलाए नहीं जा सकते। सो थीम्स इन द पोएम, सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड, द रीपर इज अलोन। रीपर का मतलब होता है काटना, रीप मतलब काटना और रीपर मतलब काटने वाला, राइट। तो सॉलिट्यूड यहाँ पर उस गर्ल को कहा गया क्योंकि शी इज़ अलोन, है ना, वो अकेली होती है और फसल काट रही होती है। येट कंप्लीट इन हर वर्ल्ड, वो अपनी दुनिया में ही पूर्ण होती है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी सिंगिंग में मस्त रहती है और वो गीत गा रही होती है। मिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, इसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज जो है एक रेस्ट बन कर रह जाता है, क्योंकि वो कभी को पता नहीं होता कि वो किस लैंग्वेज पर उस गीत को गा रही होती है ना। तो एक ये भी इसका थीम है, क्योंकि द पोइट डज नॉट अंडरस्टैंड द सॉन्ग बट फील्स इट्स इमोशन। सिर्फ इमोशन को जो है फील कर सकते हैं कभी, लेकिन उसकी भाषा को नहीं समझ पाए। द पावर ऑफ इमेजिनेशंस, इसमें वर्ड्सवर्थ जो है इमेजिन्स द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, वो अपने इमेजिनेशन से वो उस गीत को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कनेक्शन टू नेचर, द सीन इज सिंपल, रस्टिक एंड डीपली पीसफुल, जो कि नेचर से हमें जोड़ता है। कैसे, क्योंकि सीन कहाँ का है, एक वैली का है, स्कॉटलैंड एक वैली का है जहाँ पर एक गर्ल जो है सिंगिंग कर रही है। सो द सीन इज सिंपल,
जो सीन है काफ़ी सिंपल है, साधारण है, रस्टिक है। रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण, जिसको कह सकते हैं देहाती या ऐसे क्षेत्रीय, है ना, विलेज का सीन होता है। एंड डीपली पीसफुल, काफ़ी पीसफुल है। आर्ट्स इमोशनल इम्पैक्ट, द गर्ल्स सॉन्ग अफेक्ट द पोइट लॉन्ग आफ्टर ही लीव्स, यानी कि कवि वहाँ से जाने के बाद भी उस गीत का प्रभाव जो है उनके हृदय पर पड़ता है ना। तो ये दिस वाज द थीम ऑफ दिस पोइम। सो ये हमने अभी इस पोइम की समरी को कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ जो है इसी पर्टिकुलर पोइम्स के एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको 100 एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करके जो है आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, इसकी समरी को समझें और वेट कीजिए। मैं आपके लिए जो है एमसीक्यूज़ लेकर आता हूँ, फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ से आप अपने प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।